दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखने वाले हैं। आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस देखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। तो देखिए आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक वर्ड याद रखना आपको, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। मेटल से नॉन मेटल को जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है उससे जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोला जाता है आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, और या इसको आयनिक कंपाउंड भी बोल सकते हो या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहा जाता है, जैसे सॉल्ट वगैरह होते हैं ना, आपने एग्जांपल में भी देखेंगे। ठीक है, और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने बोला ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर करते हैं बिटवीन टू एटम्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तब उसको बोला जाता है कोवेलेंट कंपाउंड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इसमें आ गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, इसलिए इनको कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। आयनिक कंपाउंड की अगर आप एग्जांपल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए एग्जांपल देखिए कि स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें। सोडियम के पास हमेशा एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है आउटर मोस्ट शेल में। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो क्या करता है ये, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है किसको, क्लोरीन एटम को। तो क्लोरीन एटम के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, और सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इस पर एक पॉजिटिव आ जाता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसलिए इसके ऊपर एक नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया है ना, मतलब सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, तो इस तरह की जो ट्रांसफर दिए जाते हैं ना, इस तरह से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो इसको आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये वहाँ पर हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो बन जाता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, NaCl लिखते हैं, जो कि कॉमन सॉल्ट है जो हम घर में खाने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग दिखाई देती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की, तो देखो कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, एक कार्बन एटम है, कार्बन एटम की जो वैलेंसी होती है वो कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, इसको 4 चाहिए होते हैं। हाइड्रोजन की 1 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होती है, तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। ठीक है, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब ये डॉट वाला जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन का है, ये कार्बन का है। तो कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर किए। यहाँ पर ट्रांसफर जैसा कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दिए गए थे ना, ऐसा नहीं है, ये शेयरिंग हो रही है यहाँ पर सिंपल, क्योंकि यहाँ पर देखो चार्ज बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए बॉन्डिंग बिटवीन ओनली नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स के बीच में ज़्यादातर देखी जाती है बॉन्डिंग्स। ठीक है, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पर एक देखो एक सिंपल सा एक वो भी बन गया ना, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला भी पार्ट पढ़ा था हमने। ठीक है, उन सब के बारे में भी डिस्कस करते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, सॉल्ट देखा होगा आपने, ज़्यादातर ये किस में रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट, क्योंकि इनके बीच में रीज़न इसका यही है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है ना, वो ज़्यादा होता है, मतलब बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड के मुकाबले मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स कम रहता है, इसलिए ये किस में रहते हैं, ये गैसेस में रहते हैं, लिक्विड में रहते हैं और सॉफ्ट सॉलिड्स रहते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, मतलब एक तरह से इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल है ना, ये कार्बन इसके साथ जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, मतलब इतना भी कम नहीं, लेकिन आयनिक कंपाउंड से तो बहुत ही कम होता है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जनरेट करते हैं अपने पार्टिकल्स के बीच में, अपने आयंस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ये ज़्यादातर सॉलिड में है और ये सारे किस में है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड में पाए जाते हैं या गैसेस में पाए जाते हैं, और अगर सॉलिड फॉर्म में मिलता भी है तो कोई सॉफ्ट सॉलिड्स मिलते हैं। ठीक है, इसके चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। ठीक है, सीधी सी बात, वही सेम रीज़न लिख सकते हैं इसमें भी हम। और कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो रहता है। ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, और इसका हाई। रीज़न क्या है, रीज़न की अगर बात करते हैं तो क्यों हाई है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वही सेम बात आ गई, पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ये अपने पार्टिकल्स को छोड़ के जाना नहीं चाहते। अगर आप बात करते हैं सॉल्ट की, सॉल्ट देखा होगा, ठीक है, इसको अगर तुम आप किसी भी उस पर टेम्परेचर पे इसको हीट करना शुरू करते हो ना, तो ये बहुत हाई टेम्परेचर लेगा मेल्ट होने के लिए, ठीक है। और सीधी सी बात है, बॉयल होने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन अगर कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। ये बहुत ही, अल्कोहल की बात करो आप, अल्कोहल कितने कम टेम्परेचर पे मेल्ट होना और बॉयल होना, मतलब बॉयल होना शुरू हो जाता है ना, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लगता। लेकिन सॉल्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें टेम्परेचर ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, रीज़न आपको पता चल चुका है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग है आयनिक कंपाउंड में, कोवलेंट कंपाउंड में वीक है, ठीक है, इसकी वजह से हो रहा है। कंडक्टिविटी की बात करते हैं। कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन मोल्टन स्टेट। अगर आप सॉल्ट ले लेंगे, जो खाने वाला नमक होता है, सॉलिड फॉर्म में ले लेंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ये किस में होना चाहिए? मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट मतलब इसका एक्वस सॉल्यूशन रहना चाहिए, मतलब इसको अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे आप, तब ये अपने आयंस में ब्रेक होता है। जैसे कि सॉल्ट का NaCl फार्मूला होता है, जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये आयंस में ब्रेक होने लग जाता है, Na+Cl-, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा सॉलिड स्टेट में। कार्बन कंपाउंड तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन बताता आ रहा हूँ मैं, जो कि है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वो क्यों करता है अभी देखेंगे, ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है, कंडक्टिविटी। तो रीजन इनका यही है, अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस। इनके अंदर आयंस में ब्रेक हो जाते हैं ये वाटर के अंदर। और ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते? क्योंकि द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म। यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल जनरेट नहीं होता। चार्ज पार्टिकल जनरेट होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा? तो यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी की भी हमने देखा था। आयनिक कंपाउंड क्या है, पानी में आसानी से सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो पोलर मॉलिक्यूल्स बोले जाते हैं। और वाटर भी क्या होता है, पोलर होता है। आयनिक कंपाउंड क्या है, ये सभी आयनिक कंपाउंड होते हैं पोलर। इन पे चार्ज वगैरह रहता है, ठीक है, चार्ज होने की वजह से ही पोलर कहे जाते हैं। तो पोलर किस में डिसॉल्व होता है? हमेशा पोलर में डिसॉल्व होता है, ठीक है। और ये नॉन पोलर होते हैं, ये कैरोसिन, पेट्रोल, मेथनॉल, एथनॉल, ये सभी नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर। और नॉन पोलर जो हैं वो डिसॉल्व नहीं होते। मतलब पोलर वाले जो, जैसे कि ये अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं, सॉल्ट अगर एक जो कि आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड क्या इनमें डिसॉल्व होगा? जो कि नॉन पोलर है तो नहीं होगा, इसमें डिसॉल्व नहीं होता ये। और अगर कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, बट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक सच एज कैरोसिन में ये सॉल्युबल रहते हैं, ठीक है, कैरोसिन में डिसॉल्व हो जाते हैं, मेथनॉल में डिसॉल्व हो जाते हैं, एथनॉल में, मतलब ये सभी क्या है, ये सभी के सभी नॉन पोलर है। नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है और पोलर में डिसॉल्व होता है। तो ये कोवलेंट कंपाउंड आर नॉन पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, ठीक है, पोलर में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। रीजन इनका सीधी सी बात है, आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर एंड सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। आयनिक कंपाउंड पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व हो रहा है, और नॉन पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो आपको समझ में आया हुआ कि किस तरह से मतलब डिसॉल्व हो सकते हैं। मतलब आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। पोलर मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट होता है, चार्ज रहता है, ठीक है। एंड नॉन पोलर आप ऐसे समझ सकते हो सिंपल भाषा में कि जिन पे चार्ज नहीं होता है। जब कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड पे चार्ज नहीं रहता तो वो नॉन पोलर में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आयनिक कंपाउंड जैसे सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट लेते हैं, सोडियम क्लोराइड है, इनमें चार्ज रहता है, तो चार्ज की वजह से इनको पोलर कहा जाता है, ठीक है। तो इतना सा आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है।